हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा हम करेंगे का 63वां भाग। रणधीर सिंह रानावत ने अपना काम शुरू कर दिया था। रणविजय को बर्बाद करने की चाह में उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। सही और गलत जैसे शब्द तो उनके दिमाग से ही निकल चुके थे। जिस बेटे की जिंदगी को संवारने के लिए, उसे दुनिया का हर एक सुख और आराम देने के लिए आज तक उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की थी, आज कुछ बेटे का इकलौता आश्रय छीनने की जुगाड़ में लग गए थे। जिस बेटे की एक फरमाइश पर पूरा का पूरा बाजार उसके सामने मौजूद होता था, जिसकी एक छींक पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पूरी टीम उसके सामने होती थी, आज उन्होंने उसी बेटे को उन्होंने एक एक चीज के लिए मोहताज कर दिया था। लोग रणविजय को देखते ही मुंह फेर ले रहे थे। किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह आगे बढ़कर उसकी मदद कर सकें। रणविजय सब समझ रहा था। ऐसा नहीं था कि रणविजय को परेशान करने के लिए वह अकेले ही थे। ये समय उनके विरोधियों को गोल्डन चांस के रूप में मिला था। घर में जब आग लगती है तो बाहरी लोग आग बुझाने से ज्यादा उसमें अपनी रोटियां सेकने से ज्यादा मतलब रखते हैं। ऐसा ही कुछ इस समय रॉयल्स राजपूताना के साथ भी हो रहा था। रॉयल राजपूताना के शेयर की ग्राफ तेजी से नीचे जा रहे थे, लेकिन रणधीर सिंह रानावत को ये कहाँ दिख रहा था। उनके सर पर तो रणविजय के सर से छत छीनने का भूत सवार था। इधर इस समय रणविजय को सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी। अंत में रणविजय ने उन पेपर पर सिग्नेचर कर दिए जिन पर वह किसी भी हालत में सिग्नेचर नहीं करना चाहता था। पैसों का इंतजाम करके रणविजय दौड़ते भागते हॉस्पिटल में पहुंचा। डॉक्टर, कांग्रेचुलेशन मिस्टर रणविजय, आपको बेटी हुई है। माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। डॉक्टर ने उसे ईशानी के कमरे का इशारा किया। रणविजय ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस मौके पर उसे खुश होना चाहिए या दुखी। किसी तरह से उसने खुद को संभालते हुए कमरे के अंदर पैर रखा। पालने में फूल जैसे कोमल बच्ची सो रही थी। रणविजय धीरे से पालने के पास आया और एक टक बच्चे को देखने लगा। अचानक बच्ची नींद में मुस्कुराई, जैसे उसे अपने पापा के आने की आहट मिल गई हो। इस मुस्कुराहट ने तो जैसे रणविजय के मन में खुशियों के सारे रंग बिखेर दिए। थैंक यू ईशानी, इतनी खूबसूरत जिंदगी देने के लिए। रणविजय ने अपनी गोद में अपनी फूल जैसी नाजुक बेटी को उठाकर उसका माथा चूमते हुए कहा। बच्ची को गोद में उठाते हुए ही रणविजय को एक अलग सा एहसास हुआ। वह अब तक जितना टूटा और थका था, जाने कहाँ ये सब चला गया। उसके बेचैन मन में जैसे इस बच्ची की छुअन ने बिल्कुल चंद्रमा की शीतलता और शांति बिखेर दी थी। काफी देर तक बच्ची को अपने सीने से लगाए हुए रणविजय एक अलग ही सुकून महसूस कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी, जैसे कि वह इस एहसास को समेट रहा था। यह एहसास उसकी नसों में एक नई ताकत भर रहा था। रणविजय, खड़े खड़े ही सो गए क्या? ईशानी ने उसे पुकारा। उसने अपनी आंखें खोल दी और अब इन आंखों में एक नई चमक थी। बिल्कुल नहीं, सोया तो मैं आज से पहले था। अभी तो मैं जागा हूँ। अपनी जिंदगी के साथ, अपनी जिंदगी के नए सफर के लिए रणवीर जाने कम शब्दों में ही अपने आने वाले भविष्य की रूपरेखा तय कर दी थी। रणविजय की बात सुनकर ईशानी मुस्कुरा दी। वैसे इस प्यारी सी जिंदगी का नाम क्या है? दरवाजे पर खड़े आदित्य ने रणविजय से पूछा। अरे आदित्य, तू यहाँ पर? रणविजय ने बच्ची को फिर से पालने में लिटाते हुए आदित्य से पूछा। पर अभी बच्ची पालने में जा पाती, उसके पहले ही और दो हाथों ने उस फूल सी बच्ची को थाम लिया था। इसे मुझे दो। वैसे भी नाम रखने का पहला हक बुआ का होता है। यह नव्या थी। अरे संभाल के, आराम से। पहला, दूसरा, तीसरा, सारे हक तेरे ही है। चल अच्छे से अच्छे नाम सोचकर बता। रणविजय ने आराम से बच्ची को नव्या के हाथों में देते हुए कहा। पहला,
दूसरा, तीसरा, इतने सारे नामों का करोगे क्या? यहाँ तो बस एक ही है। बाकी की क्रिकेट टीम तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रही। नव्या ने शरारत से रणविजय के दाएं बाएं देखते हुए कहा। नव्या की इस बात पर सब खिलखिला कर हंस पड़े। फिलहाल तो तू बस इसी एक के लिए अच्छा सा नाम रख दे और बाकी के लिए सोच लेना। रणविजय ने नव्या के सर पर धीरे से मारते हुए कहा। हैं? रणविजय की बात समझकर नव्या ने आंखें बड़ी की। और नहीं तो क्या, क्योंकि ट्यूबलाइट की संगत का असर होने के कारण अब तेरे भी दिमाग की बत्ती धीरे धीरे चल रही है। कहीं उस वक्त तक 0 वॉट जैसी हो गई तो मैं क्या करूँगा? रणविजय हंसते हुए बोला। भाभी, भाई को देखो, नव्या ने ईशानी से शिकायत लगाई। वो तो मुझे रोज ही देखती है। पहले आज तू देख ले, काफी दिनों के बाद दिखाई पड़ी है। चल जल्दी से नाम बता। रणविजय ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ रख ले चुड़ैल, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं मिलते, लेकिन इतना याद रखना कि कोई अच्छा सा ही नाम ढूंढ के रखना। अपनी तरह नहीं जिसको सुनकर ही इंसान डर जाए। आदित्य ने कहा। उसने आगे बढ़कर नव्या के हाथ से बच्चे को लेना चाहा, लेकिन नव्या ने तेजी से उसे अपने में चिपका लिया। अरे दे मुझे, तू बुआ है तो मैं भी इसका चाचा हूँ। आदित्य ने उसके हाथ से बच्ची को लेना चाहा, पर नव्या बच्ची को उसे देने के मूड में नहीं थी। अरे दे ना, चिपका कर तो ऐसे रखा है जैसे कि मिस्र का खजाना हो। आदित्य ने उसके हाथ से जबरदस्ती बच्ची को लेना चाहा। अरे संभाल के, वो अभी छोटी है। तुम लोगों के इस झगड़े में उसे चोट लग सकती है, पर ऐसा लगता है कि उससे भी ज्यादा छोटे बच्चे तुम दोनों हो। नैना जी ने आगे बढ़कर बच्ची के सर के नीचे अपना हाथ रखते हुए कहा। रणविजय ने आगे बढ़कर नैना जी और अधिराज जी के पैर छू लिए। अधिराज जी ने रणविजय को गले से लगा लिया। बेटा, बाप के बराबर बाप हो जाता है जब वो सच में बाप बन जाता है। अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए रणविजय को कंधों से पकड़कर कहा। उनकी बात पर रणविजय धीरे से मुस्कुरा दिया। तब जल्दी से बता चुड़ैल, तूने मेरी परी का क्या नाम सोचा है? आदित्य ने नव्या की गोद में से ही बच्ची को खिलाते हुए पूछा। नव्या ने उसे अपनी गोद में इस कदर चिपका कर रखा था कि वो किसी को भी उसे छूने नहीं दे रही थी, यहाँ तक कि नैना जी को भी नहीं। आदित्य जहाँ उसकी इस हरकत से चिढ़ रहा था, वहीं रणविजय और ईशानी हंस रहे थे। फूल जैसी मासूम बच्ची नव्या की गोद में आराम से सो रही थी। बुआ, मुझे भी दो ना। 5 साल के मासूम से शिवम ने नव्या के आगे बच्ची के लिए अपनी बाहें फैला दी। मुस्कुराती हुई नव्या ने उससे बेड पर बिठाकर उसकी गोद में बच्ची को दे दिया। हाँ हाँ तुम ही पहले ले लो, आफ्टर ऑल ये तुम्हारी प्यारी सी बहन जो है ना। नव्या ने शिवम की गोद में बच्ची को लिटाते हुए कहा। ना, यह मेरी बहन नहीं। शिवम ने सर हिलाकर इनकार किया। क्या मतलब? ये तुम्हारी बहन नहीं? मासूम से शिवम की इस बात पर नव्या समेत सबको हैरानी हुई। ना ना, यह मेरी बहन नहीं, जिसको मैं खुद प्यार करूंगा और ये मुझे प्यार करेगी। शिवम ने कहा। ओह ये बात है, वैसे भी भाई बहनों को बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि मेरे रणविजय भाई। नव्या ने खुश होते हुए कहा। ना, यह मेरी बहन नहीं है। शिवम जोर से चिल्लाया। ऐसा क्यों बेटा? अब रणविजय ने पूछा। शिवम के इस तरह चिल्लाने पर सबको आश्चर्य सा हुआ था, क्योंकि यह तो बिल्कुल फूल जैसी है। ये बहन नहीं हो सकती, ये तो मेरी प्यारी सी दोस्त होगी। बहनें तो चुड़ैल होती है, जो कि खून पीती है, शिवम ने बताया। मासूम से शिवम की इस बात को सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। वही नव्या ने तेज नजरों के साथ आदित्य की तरफ देखा। वाह छोटे उस्ताद, इस बात का तो हमें पता ही नहीं था कि तुम इतने समझदार हो। तुम पक्का ही हमारे ही भतीजे हो। लव यू बच्चा। आदित्य शिवम को अपनी गोद में उठाकर उसके गालों को चूमते हुए कहा। बच्ची अब नैना जी की गोद में थी।
वहीं नव्या खा जाने वाली आंखों से आदित्य की तरफ देख रही थी। अब मुझे आंखों से ही कच्चा खा जाएगी क्या? मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया। ये तेरी हरकतें ही है कि उसे तू चुड़ैल लगती है और बहनों के नाम से ही उसे डर हो गया है। देख अभी कैसी लग रही है। तेरी इस शक्ल से तो चुड़ैल भी डर जाएंगी। भाई बचा ले। आदित्य अपने आप को रणविजय के पीछे छुपाते हुए कहा। छोड़ दे नव्या, इसे कभी अकल नहीं आएगी। रणविजय ने नव्या को शांत करते हुए कहा। तुम तो जैसे बड़े अक्ल वाले हो ना, एक बेटी के बाप हो गए, लेकिन फिर भी अक्ल नहीं आई। लेकिन मुझ में अकल है। अभी तुम दोनों को पीट दूंगी तो बेचारे मासूम से बच्चों के आगे तुम्हारा मजाक बनेगा। घर चलो आज तुम दोनों तब बताती हूँ। नव्या ने रणविजय के साथ साथ आदित्य को चेताया। अब मैंने क्या किया? रणविजय ने नव्या से पूछा। नव्या ने मुंह फुलाकर मुंह फेर लिया। अरे मेरी प्यारी सी बहना, चल गुस्सा थूक दे और कोई एक प्यारा सा नाम बता दे। रणविजय ने नव्या को मनाते हुए कहा। नव्या की आंखें खुशी से चमक उठी। शिवी। अभी नव्या नाम सोच ही रही थी कि उससे पहले ही शिवम ने कहा। सब ने हैरानी से शिवम की तरफ देखा। मेरा नाम शिवम, मेरी दोस्त का नाम शिवी। शिवम ने अपनी बात बताई। बड़ा ही प्यारा नाम है। शिवम की बात पर ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने इशारे से शिवम को अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बिठाकर उसके गालों पर प्यार किया। ओके ओके, हम बच्ची को घर में शिवी बुलाएंगे और ईशानी का इश और रणविजय का नवी। ओके, दोनों मिलकर बन गए ईशानवी। स्कूल का नाम ईशानवी रहेगा। नव्या ने बच्ची का पूरा नाम रखते हुए कहा। दोनों ही नाम बहुत खूबसूरत हैं। रणविजय और ईशानी दोनों ही बहुत खुश थे। खुश तो अधिराज जी, नैना जी, नव्या, आदित्य और शिवम भी थे। पर इन सबके बीच अधिराज जी काफी परेशान भी थे। उन्होंने रणविजय को इशारे से बाहर बुलाया। क्या था अधिराज जी की परेशानी का कारण जानने के लिए बने रहने के लिए भाग तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यूट्यूब पर मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।